लेक्चर 2। लेक्चर 2 में उपसर्ग पर आधारित शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं उसको हम देखेंगे। प्रायः जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार के उपसर्ग उसके साथ लगते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का शब्द होता है उपसर्ग उसी प्रकार के लगते हैं। यदि शब्द संस्कृत का है, जो सीधे संस्कृत से लिया गया है, तो उसके साथ संस्कृत वाले उपसर्ग लगेंगे। यदि शब्द तद्भव का है तो उसके साथ तद्भव वाले उपसर्ग लगेंगे। यदि शब्द विदेशी है, आगत है, तो उसके साथ उसी के अनुकूल उपसर्ग लगेंगे। ठीक है, जैसे तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग इत्यादि। जैसे सु तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, तो यह पुत्र के साथ लगेगा क्योंकि पुत्र संस्कृत का शब्द है, तो सुपुत्र। ठीक है, और इसमें सुपूत या सुपत नहीं होगा। कभी कभी कुछ उपसर्ग भाषा में बहुत प्रचलित होते हैं, कभी कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग भी करने लगते हैं, तब स्रोत और भिन्न हो जाते हैं। जैसे बेजोड़, अतः इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में निषेधवाची अन उपसर्ग हिंदी में अन में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अनदेखा, अनजाना, अनकहा, अनसुना इत्यादि। ठीक है, और इसी तरह से जो और तद्भव वाले शब्द उपसर्ग हैं वो तद्भव वाले के साथ लगेंगे। एक से अधिक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों के साथ भी प्रयुक्त किया जा सकता है। उपसर्ग से जो नए नए शब्द बनते हैं, नए शब्द व्याकरणिक कोटि में वही रहते हैं, तो मूल शब्द के कभी कभी उनकी व्याकरणिक कोटि बदल भी जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने उपसर्ग के विषय में जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं। भाषा में जो नए नए शब्दों का प्रयोग होता रहता है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है, नए नए शब्दों का हम निर्माण करते हैं, उसमें उपसर्ग का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उपसर्ग लगा करके भी हम नए नए शब्दों को बना सकते हैं। अब जैसे कोई शब्द सुंदर है, ठीक है, तो सुंदर में हम अ उपसर्ग लगाएंगे तो वह असुंदर हो जाएगा। तो सुंदर का मतलब जो खूबसूरत है, अच्छा दिखने वाला है, और अ उपसर्ग लगाने के बाद वो हो गया असुंदर, यानी कि जो सुंदर नहीं है। और यदि इसमें हम अति उपसर्ग लगा देते हैं तो ये हो जाएगा अति सुंदर, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर। ठीक है, एक शब्द हुआ सुंदर, तो सुंदर माने जो अच्छा दिखने वाला है, खूबसूरत है। ठीक है, उसमें अगर हम अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो असुंदर हो गया, यानी कि जो सुंदर नहीं है। लेकिन उसी में अगर हम अति उपसर्ग जोड़ देते हैं तब क्या बनता है, अति सुंदर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्दों का निर्माण हम करते रहते हैं। जैसे मान है, मान शब्द का मतलब हो गया किसी को प्रतिष्ठा देना, इज्जत देना। ठीक है, तो मान में अगर हम अप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो अप उपसर्ग का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, मान में अपमान। अपमान का मतलब हो गया किसी को अपमानित करना, बेइज्जत करना। लेकिन अगर उसमें हम स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं मान में, तो सम उपसर्ग लगाने के बाद हो जाता है सम्मान। सम्मान का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देना, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा देना। तो इस तरह से उपसर्ग लगाने के बाद शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है और वो एक नए शब्द के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो हम उसे उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, उपसर्ग के विषय में हमने जाना कि उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम 3 तरह से शब्दों का में उपसर्ग का निर्माण कर सकते हैं, 3 प्रकार से, तत्सम के द्वारा, तद्भव के द्वारा और विदेशी उपसर्ग के द्वारा। ठीक है, जब भी हम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो जो जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा के से संबंधित उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे। यदि भाषा में शब्द संस्कृत का है तो उसमें संस्कृत वाले उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अगर शब्द उसका तद्भव का है तो उसे हम तद्भव वाले उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यदि शब्द विदेशी है तो उसके साथ हम विदेशी उपसर्ग का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे हम इसमें प्रश्न अभ्यास भी देख लेते हैं। शब्द निर्माण प्रक्रिया से क्या आशय है, यह किस किस प्रकार से हो सकती है। मैंने भी आपको पढ़ाया उपसर्ग के बारे में। तो शब्द निर्माण प्रक्रिया से क्या आशय है, शब्द निर्माण प्रक्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्दों का निर्माण किसे कहते हैं, कैसे हम शब्द प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जब हम भाषा में नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम शब्द निर्माण कहते हैं। ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है, जैसे उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। ठीक है, तो इसके में हमें इसे लिखना है। और ये किस किस प्रकार हो सकती है मैंने तुम्हें बताया, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। शब्द पद कब कहा जाता है, तो अगर शब्द एक अर्थवान इकाई है भाषा की,
ठीक है। तो वह स्वतंत्र शब्द भी स्वतंत्र होता है, उसके साथ किसी दूसरे की और कोई आवश्यकता भी नहीं होती हो, अकेले में अपने आप में अर्थवान है। अगर हमने पुत्र कहा तो पुत्र अकेले में अर्थवान है, पुत्र मतलब बेटा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब हम उन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं, ठीक है, जब वह शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब हम उन्हें पद कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है उपसर्ग की परिभाषा देते हुए 5 उदाहरण बताइए। ठीक, तो आपको उपसर्ग की परिभाषा देनी है कि उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड है जो किसी शब्द के आरंभ में लग करके उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, और इसके 5 उदाहरण आपको देना है। ठीक है। जैसे सु उपसर्ग लगा करके सुपुत्र हो गया, अप उपसर्ग लगा करके अपमान हो गया, सम उपसर्ग लगा करके सम्मान हो गया, अति उपसर्ग को अधिक में लगाया तो अत्यधिक हो गया। ठीक है। अति को लगा दिया तो अत्यंत हो गया। तो इस तरह से 5 उदाहरण हमें देना है। वैसे भी जब भी हम किसी भी व्याकरण में किसी भी चीज़ की हम परिभाषा देते हैं, चाहे उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, समास हो, अलंकार हो या रस, किसी भी चीज़ की हम अगर परिभाषा देते हैं तो उस परिभाषा के साथ ये जरूरी होता है कि हम उसके उदाहरण को भी दें, क्योंकि बिना उदाहरण के परिभाषा पूरी नहीं मानी जाती। तो ये आपके वो हो गए उपसर्ग हैं। मुझे उम्मीद है कि उपसर्ग आपको समझ में आया होगा, और इसमें बहुत सारे आपके पुस्तक में उपसर्ग दिए हुए हैं। उन उपसर्ग को हम देख लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, और जो प्रश्न आएंगे वो हमारे पास इसी तरह के आएंगे। या तो जो प्रश्न आएंगे जैसे शब्द निर्माण की प्रक्रिया से क्या आशय है, तो उसमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताना है, किस किस प्रकार से हो सकती है तो उसके प्रकार को बताना है। या फिर कोई उपसर्ग तुम आपके पास आ जाएगा, जैसे आ गया अपमानित। ठीक है। तो अपमानित आ गया तो इसमें लिखा होगा आपके पास कि इसमें उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है और मूल शब्द क्या है, इन तीनों को अलग अलग करके लिखना है। तो इसमें आपको लिखना होगा मूल शब्द मान है। ठीक है। और अपमानित है तो अप इसमें उपसर्ग है और इत इसमें प्रत्यय है। ठीक है। इस तरह के आएंगे प्रश्न, तो उन प्रश्नों को आपको देखना है। ठीक है सर।